Good evening everyone. In today's video we are going to discuss about a new topic, that is substitution reaction in octahedral complexes. Before directly discussing the substitution reaction in octahedral complexes, I am going to describe something about the substitution reactions. सबसे पहले हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है क्या। जैसे सिंपली अब तक हमने कैसे सुना है कि अगर हम इस एग्जांपल से समझें कि हमारे पास कोई ABX टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या है, आपने कोई इंट्रोड्यूस किया है न्यू लिगेंड, तो आप जब इसकी रिएक्शन करो तो आपके पास क्या आ जाए, ABX-1 L प्लस B सब्स्टिट्यूट हो गया। या दूसरी वे में आप क्या बोल सकते हो, आपके पास कोई Z इंट्रोड्यूस हुआ है, Z क्या है, मेटल, और हमारे पास जो रिजल्टिंग रिएक्शन है दैट इज़ MbX प्लस A हमारा लीव कर गया। तो इन दोनों सिचुएशन में देखो, चाहे आपका सेंट्रल एटम है, कोई हमने सेंट्रल एटम से ही रिप्लेस करना है, तो वो भी बेसिकली क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप अपना साइड लिगेंड दैट इज सराउंडिंग एटम रिप्लेस करते हो तो वो भी हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इन केस ऑफ मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स, अभी मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखो कि मेटल में हमारे पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और लिगेंड के पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। तो जब भी आप पॉजिटिव पार्ट को रिप्लेस करोगे, लाइक एज जैसे अभी हमने यहाँ पर क्या किया, Z लिखा, सॉरी Z था ना, अभी हमने यहाँ पर Z लिखा, तो अभी हमने मेटल को रिप्लेस किया, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब आप मेटल को रिप्लेस कर दोगे तब वो रिएक्शंस कौन सी फैमिली से बिलोंग करने लग जाएंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब आप लिगेंड को रिप्लेस करोगे जिस पर हमारे ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज है, तो वो रिएक्शंस क्या बन जाएंगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेसिकली हमारे पास सब्स्टिट्यूट कर रहा है कोई भी ग्रुप, आउटसाइड से आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल डालोगे वो न्यूक्लियोफाइल को ही रिप्लेस करेगा, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर वो आपके सेंट्रल मेटल आयन को रिप्लेस करेगा दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने यही इस टेबल में पहले डायरेक्टली टॉपिक को डिस्कस करने से पहले, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्या रहता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो उसमें आपके माइंड में आ सकता है कि आप मेटल को रिप्लेस क्यों नहीं कर सकते। इसके लिए पहले आपको सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी था। फर्स्टली क्या करोगे, हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यू हैव टू रिप्रेजेंट इट विथ लाइक, सब्स्टिट्यूशन के लिए आप कैपिटल S यूज़ करोगे और सब्सक्रिप्ट इलेक्ट्रोफिलिक के लिए आप क्या करोगे, E यूज़ करोगे। इन सिमिलर मैनर यहाँ पर कैपिटल S फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक, दैट इज़ बेसिक सिंबल। अगर आप पूरा नेम भी लिखना चाहो तो देयर विल बी नो इशू एट ऑल। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या हमने देखा, इट इन्वॉल्व सब्स्टिट्यूशन ऑफ मेटल बाय अनदर मेटल। तो अभी हमने क्या देखा कि इसमें मेटल रिप्लेस हो गया किसी अनदर मेटल के साथ, और दूसरी साइड हमने न्यूक्लियोफिलिक में क्या देखा कि हमारा लिगेंड सब्स्टिट्यूट हो गया किसी लिगेंड के साथ। हेयर इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ ऑल द। नाउ क्वेश्चन अराइजेस वाई वी आर कम अक्रॉस विद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ओनली। तो इसका रीज़न क्या है, अभी ध्यान से देखो, अगर हमने MLN की रिएक्शन प्रोसीड करनी है, हमने इसे M' से रिप्लेस करना है, इट साउंड फेमिलियर कि हमने मेटल के लिए ये चूज़ किया है, तो हमारा सा ऑब्वियस सा प्रोडक्ट क्या होगा, MLN M'LN। तो अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करोगे, व्हाट यू हैव टू डू इज़, हमारे पास ये N टाइप ऑफ बॉन्ड है, राइट। अगर आप यहाँ पर सेंट्रल M' इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, दैट मीन्स यू हैव टू क्लीव फर्स्ट ऑल दीज बॉन्ड्स। तो आप सबको इनको पहले क्लीव करना पड़ेगा, फिर बाद में क्या आप करोगे, इनको एसोसिएट करोगे किसी M' के साथ। जितने लिगेंड आप ब्रेक करोगे, जितने बॉन्ड, वहाँ पर हमने सेंटर में M' फिट करना है। दैट प्रोसेस इज़ क्वाइट टीडियस, और इस यहाँ पर काफ़ी एनर्जी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि पहले आपको डिसोसिएशन एनर्जी इन सारे N बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए देनी पड़ेगी। बाद में अगर आपका मेटल इंटरेस्टेड ना हुआ, दैट मीन्स आपके जो लिगेंड है उनका M' के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना, तब अगेन आपको फोर्सफुली एनर्जी प्रोवाइड करने पड़ेगी, सो दैट यू हैव टू मेक द बॉन्ड ऑफ M'LN।
तो ये प्रोसेस क्या है, काफ़ी एनर्जी इन्वॉल्विंग है। इस वजह से जब भी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि यू हैव टू एक्सप्लेन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के बारे में ही पूछ रहा है। हो सकता है कि कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ ले व्हाई दी octahedral complexes are not undergo electrophilic substitution reaction, so you have to answer that first। फिर उसके बाद अब अपना न्यूक्लियोफिलिक वाला पोर्शन क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता रहता है, तो इस वजह से मैंने पहले ओवरव्यू दिया है ताकि हम न्यूक्लियोफिलिक आप समझ पाओ कि न्यूक्लियोफिलिक ही क्यों होती है। तो मैंने इसी में लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जब आप मेटल के लिए करोगे तो उस वे में आप MEM-LN, और लिगेंड के लिए क्या करना पड़ेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक क्यों प्रेफरेबल है, क्योंकि अब सिर्फ एक लिगेंड का बॉन्ड ब्रेक किया, नया लिगेंड न्यूक्लियोफाइल आपने अटैच किया और एक के लिए एनर्जी इन्वॉल्व। ये इस प्रोसेस में तो सारे बॉन्ड पहले तोड़ने पड़ेंगे फिर इसके साथ जोड़ने पड़ेंगे, तो काफ़ी एनर्जी इन्वॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ एक बॉन्ड क्लीव करोगे और दूसरा बॉन्ड क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं ऑक्टाहेड्रल की, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। As a result of this, electrophilic substitution reactions are less common in substitution reaction of the complexes than nucleophilic substitution reaction। फर्दर हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो दो कॉम्प्लेक्सेस दोनों की हो सकती हैं। आपके सिलेबस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की भी हैं और स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की भी। Today I am going to discuss about only octahedral complexes. In upcoming videos we discuss about the square planar in detail। तो फर्स्टली हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। मैं पहले वर्ड टू वर्ड रीड आउट करती हूँ सो दैट you get some clarification about the concept। Since all the ligands of the all nucleophilic substitution reaction involve the replacement of one ligand by another। हमें पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास अगर आप MXX6, अभी यहाँ पर जब हमने कैटेगरी डिफाइन किया था तब हमने MLN लिया था, लेकिन यहाँ पर अब आप MX6 ले सकते हो, मतलब आपने लिगेंड 6 क्या कर लिए हैं, फिक्स कर लिए हैं। आपने अपना न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस किया, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, MX5Y और X। आप अपनी रिएक्शन को और ज़्यादा इलेबोरेटिव करने के लिए यहाँ पर टाइप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर आप पहले से ही ऐसे शो करना शुरू कर दो MA5X, तो इससे भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगा कि जब आप Y डालोगे, जब आप रिएक्शन में Y इंट्रोड्यूस करोगे तो आपके पास डेफिनेटली हमारा X सब्स्टिट्यूट होगा। ये रिएक्शन ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव है, इससे ज़्यादा समझ में आता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर ऑल द 6 लिगेंड्स विल बी सेम। तो यहाँ पर देयर आर सेवरल मैकेनिज्म, हमारे पास बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जिनसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट फॉर इन आर योर सिलेबस यू हैव टू डिस्कस ओनली 2 मैकेनिज्म, दैट इज़ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए तो सिंबल डिफाइन कर लिया था, S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर। तो आप अगर आपको एग्जाम में ऐसे सिंबल दिया होगा दैट मीन्स यू हैव टू एक्सप्लेन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सिमिलरली यहाँ पर अगर आपके पास पावर में 2 हुआ दैट मीन्स यू हैव टू एक्सप्लेन बाईमोलिकुलर। अभी सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म क्या इंडिकेट कर रहा है, इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दैट मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी, कौन सी, यूनिमोलिकुलर। दैट मीन्स यूनिमोलिकुलर का मतलब यहाँ पर 1 किसको सिग्निफाई कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। दैट मीन्स जब भी आपका जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है वो किस पर डिपेंड करता है, स्लोएस्ट स्टेप पे। आपके पास जैसे कैसे भी रिएक्शंस रहेंगी, A गोज़ फ्रॉम B फास्ट, B गोज़ टू C स्लो, राइट, C गोज़ टू फाइनल प्रोडक्ट दैट इज़ D स्टिल फास्ट। तो अब आपके पास जैसे अगर मुझे रेट को एक्सप्लेन करना हो तो मैं इसे कैसे कर सकती हूँ, आपके पास कोई साइकिल फैक्ट्री है, आपकी साइकिल फैक्ट्री सिर्फ साइकिल के पार्ट्स को जोड़कर एक साइकिल तैयार करती है। उस साइकिल के पार्ट में क्या क्या इन्वॉल्व है, पेडल्स इन्वॉल्व हैं, ब्रेक्स इन्वॉल्व है। सपोज करो कि आप सारा जो भी आपके जो साइकिल बनाने के लिए जो आपके पार्ट्स हैं वो सारे आप इंपोर्ट कर रहे हो,
मतलब कहीं कहीं दूसरी फैक्ट्रीज से ले रहे हो। तो अभी क्या होगा, इन ऑर्डर टू क्रिएट द साइकिल, अगर सपोज करो ये पेडल फैक्ट्री क्या है, 1 वीक से बंद पड़ी है, तो इसका मतलब क्या आप अपनी साइकिल लॉन्च कर सकते हो मार्केट में? नहीं, क्योंकि अगर आपके पास ब्रेक्स भी होंगी, हैंडल्स भी होंगे, स्टील रॉड्स भी होंगी, स्टिल आप मार्केट में अपना साइकिल लॉन्च नहीं कर सकते। इसका मतलब आपकी साइकिल की जो रेट है, जो आप साइकिल मार्केट में लॉन्च करने की जो आपकी एफिशिएंसी है, वो किस पर डिपेंड करने लग गई? इन पर तो डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो पहले से ये एफिशिएंसी इनकी काफ़ी फास्ट है, तो किस पर डिपेंड करने लग गई? पेडल्स पे। अब जितनी जल्दी आपके पास पेडल होंगे उतना जल्दी आपका साइकिल क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे ही हमारी केमिस्ट्री में भी होता है, जब भी जो रिएक्शंस ऑलरेडी बहुत फास्ट चल रही है उन पर तो फोकस ही नहीं है। इसका मतलब जो रिएक्शन स्लो चल रही है, अगर उसका रेट हम फास्ट कर दें विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट और समथिंग एल्स, तो क्या होगा, हमारी ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। इसका मतलब अगर हमें किसी रिएक्शन का या किसी के भी एफिशिएंसी का पता करना है, तो हम ये नहीं देखेंगे उनमें से कौन सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है, हम कौन सा पार्ट देखेंगे, उनमें से सबसे ज़्यादा स्लो कौन दौड़ रहा है, क्योंकि अगर हमने उसको फास्ट कर दिया ऑटोमेटिकली हमारा रेट क्या हो गया? फास्ट हो गया। तो यहीं पर हमारा जो SN1 रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब जो हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है? सिर्फ एक की कंसंट्रेशन पर, वो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की स्पीड पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमने MX5Y रिएक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि MX6 की बजाय इट लुक नाइस कि आप पहले से ही अपना लिगेंड डिसाइड कर लो किसको आपने बाहर सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या होगा? डिसोसिएटिव स्टेप होगा, MX5 बनेगा, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इन इंटरमीडिएट का जो स्ट्रक्चर होगा वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, पहले हम ओवरव्यू ले रहे हैं। तो हमने न्यूक्लियोफाइल ऐड किया तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया? MX5Z। तो SN1 रिएक्शन में टू रिएक्शन स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हमने सिर्फ क्या देखा, अभी ओवरऑल को हमने ब्रेक कर लिया, पहले ये रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे फिर बाद में ये। अभी फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स MX5 इज डिसोसिएटेड इनटू Y एंड MX5, ये दोनों पोर्शन में टूट गया, Y और MX5 में। द 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, हैज़ इधर पिरामिडल और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। उसकी दो शेप्स हो सकती हैं, या तो वो स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स MX5 इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट। तो हमारे पास ये थोड़ा सा अनसैचुरेटेड भी है, क्योंकि पहले इसका हमें पता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो अभी क्या हुआ, हमने बॉन्ड तोड़ दिया तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो गया, लेकिन स्टिल मेटल के जब Y ने लीव किया सिस्टम से तो एज अ Y नेगेटिव लीव किया, दैट मीन्स मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज, विच मेक्स दिस क्वाड इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट क्या हो गया, द above dissociative step is metal ligand bond breaking step and the reaction occurring in this step is यूनिमोलिकुलर। क्योंकि अभी हमारे पास Z कहीं पे भी आया ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वही हमारा स्लोएस्ट स्टेप है। तो इसमें हमारा रेट लॉ कैसे हो गया? फिर रेट कांस्टेंट लिखते हो आप, कंसंट्रेशन ऑफ, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट उस इंटरमीडिएट को बनाने में इन्वॉल्व हुआ होता है सिर्फ उसकी कंसंट्रेशन लिखते हो। तो यहाँ पर देखो सिर्फ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, MX5 क्रिएट किया, फर्दर Z इंट्रोड्यूस किया। तो सेकंड स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट इंट्रोड्यूस हो गया है, इट अटैक ऑन द पेंटा कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट एंड वी गेट द MX5Z। तो हमारा ओवरऑल जो रिएक्शन था वो ये था। अभी हमने इंटरमीडिएट को अलग से डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला इंटरमीडिएट कौन सा पॉसिबल है, क्योंकि हमने क्या बोला था, वहाँ पर दो इंटरमीडिएट पॉसिबल है, फर्स्ट इज स्क्वायर पिरामिडल एंड द सेकंड इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो दोनों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप में आपने क्या देखा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से Y रिमूव हुआ है, तो Y रिमूव होने के बाद हमें एज सच क्या मिल गया, स्क्वायर पिरामिडल, लाइक एस। तो हमने Z इंट्रोड्यूस किया तो हमारे पास फिर से ऑक्टाहेड्रल आ गया। लेकिन यहाँ पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में देखो क्या हुआ, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या हुआ, पहले हमें पता था कि Y ने लीव करना है, Y लीव कर गया।
अब क्या हुआ, हमारे जो 5 लिगेंड्स हैं उन्होंने खुद को रीअरेंज किया। रीअरेंज करके क्या किया, 3 ने अपना बॉन्ड एंगल क्या कर लिया 120 डिग्री एंड 2 ने क्या कर लिया 90 डिग्री। तो इस रीअरेंजमेंट में हमारी क्या होगी, एनर्जी इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ पर देखो, इट इज़ एविडेंट द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 मेटल मेटल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में क्या है, हमारा ईच एंगल 90 डिग्री है, राइट। अभी अगर हम 90 डिग्री से एकदम से स्विच करेंगे 120 डिग्री पे, सो वी हैव टू मूव द बॉन्ड्स। अभी हमने थोड़ा सा एंगल क्या करना पड़ेगा, उनका 3 का ओपन अप करना पड़ेगा और 2 एज सच रहेंगे। तो इसका मतलब हमें जब भी हम ओपन अप करते हैं या फोर्सफुली किसी को क्लोज करते हैं, वी हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी। तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये वाले जो इंटरमीडिएट है ये फेवरेबल नहीं है ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन में। लेकिन यस, अगर हमारे पास पाई डोनर लिगेंड हो या पाई एक्सेप्टर लिगेंड, वो हम लेटर ऑन वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तब आप ये इंटरमीडिएट देखोगे। लेकिन ऑलमोस्ट एक्सेप्ट दीज टाइप ऑफ रिएजेंट्स, इन सब दोनों रिएक्शंस को छोड़ के आप जब कभी भी इंटरमीडिएट के लिए सोचोगे तो वहाँ पर आपको स्क्वायर पिरामिडल ही मेजॉरिटी केसेस में देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो, सिर्फ आपने क्या किया, वाई को यहाँ पर रिमूव किया और एज सच आपको कोई भी बॉन्ड शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ी। इसका मतलब हमारा इंटरमीडिएट बहुत जल्दी बन जाएगा स्क्वायर पिरामिडल एज कम्पेयर टू ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इन रिएक्शंस में आपको ज़्यादा स्क्वायर पिरामिडल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म। अगेन यहाँ से अगर हमने नेम देना हो तो क्या होगा, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शंस। बायोमोलिकुलर का मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एज वेल एज इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। तो हमारे पास रिएक्शन कैसे होगा, इसके फर्स्ट स्टेप में भी यहाँ पर भी हम अगेन जैसे हमने SN1 के लिए लैंग्वेज लिखा है, आप सेम लैंग्वेज कर सकते हो। मैं आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट। मैंने डायरेक्टली वैसे ही स्टेप लिए हैं कि 2 स्टेप में होगा। आप ऐसे लिख सकते हो MX5Y, अगर मुझे रिएक्शन को लिखना हो तो। यहाँ पर अभी Z इंट्रोड्यूस हो गया है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जो इंटरमीडिएट होगा वो कैसा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होगा। और बाद में हमारा Y क्या करेगा, लीव करेगा, MX5Z, राइट। हमारे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल रिचेस Z अटैच विद MX5Y। तो हमने पहले स्टेप में ही Z को अटैच कर दिया इन ऑर्डर टू फॉर्म द 7 कोऑर्डिनेटेड अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पर हमारा Z इंट्रोड्यूस हो गया, हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 7। एज दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द एसोसिएशन ऑफ एज इफ। अभी हमारे पास क्या है कि हमारा Z पहले ही स्टेप में इंट्रोड्यूस हो गया है और यही हमारा स्लोएस्ट स्टेप है। तो हैंस द नेम एसोसिएशन मैकेनिज्म इज़ गिवन। तो इसीलिए हमने इस मैकेनिज्म को नाम एसोसिएशन दिया है, क्योंकि दोनों चीज़ें पहले ही स्टेप में एसोसिएट कर गई हैं। एंड इट इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप एज वेल। So as this step is bimolecular because this involves both the concentration of MX5Y and Z, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, रेट कांस्टेंट K2 को दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो अभी आपके पास Z और ये दोनों इन्वॉल्व हुए हैं, प्लस का मतलब होता है ये दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, माइनस का मतलब इसमें से लीव कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, in the second step Z is added to MX5Y at the same time और शॉर्टली देयर आफ्टर Y लीव्स रेपिडली। तो इस सेकंड स्टेप में क्या होगा, MX5YZ जो इंटरमीडिएट बना था ये काफ़ी अनस्टेबल है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से 7 हुआ है, दैट मीन्स स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हुई है। तो ये जो हमारा इंटरमीडिएट है ये अनस्टेबल नेचर का है, दैट मीन्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन तो होनी है और Y को लीव करना है। सो वी गेट द प्रोडक्ट MX5Z। तो मैंने यही ओवरऑल रिएक्शन रिप्रेजेंट की हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरमीडिएट इन्वॉल्विंग इन SN2 रिएक्शन। अगेन हमारे पास 2 टाइप्स के इंटरमीडिएट हैं, फर्स्ट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल एंड द सेकेंड इज ऑक्टाहेड्रल वेज। हमारे पास जो फर्स्ट टाइप का इंटरमीडिएट है इज फॉर्म्ड इफ द न्यूक्लियोफाइल Z अटैक्स थ्रू वन ऑफ द एजेस ऑफ द ऑक्टाहेड्रन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अगर हमारी किसी भी एक एज में से हमारा जो न्यूक्लियोफाइल Z है वो अटैक करता है, वी गेट द स्ट्रक्चर रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ पेंटागोनल बाइपिरामिडल।
एंड व्हेन द वाई इज लीव फास्टली, हमारा सिस्टम से वाई क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, तो अब हमारे पास एज सच हमारी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, फिर से रिज्यूम हो जाएगी। नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ पेंटागनल इंटरमीडिएट रिक्वायर्स अ मूवमेंट ऑफ एटलीस्ट 4 बॉन्ड्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या हो गया 72 डिग्री, यहाँ पर ईच एंगल क्या था 90 डिग्री। तो इसका मतलब अगेन पेंटागनल बायपिरामिडल में भी हमें बॉन्ड्स की क्या करनी पड़ेगी, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। और अगेन मैंने फिर से एक्सप्लेन किया था कि जब आप ओपन अप करते हो या फोर्सफुली किसी को क्लोज करते हो, तो दोनों ही केसेस में आपको एनर्जी क्या करनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इसका मतलब अगेन हमारे पास पेंटागनल बायपिरामिडल हमारे लिए अनफेवरेबल सा होगा, क्योंकि हमें बहुत सारे बॉन्ड क्या करने पड़ेंगे, शिफ्ट करने पड़ेंगे, जिनकी वजह से हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सिस्टम को अप्लाई करनी पड़ेगी। सो द सेकेंड इंटरमीडिएट हमारे पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल वेज। इसको मैं आपको नोट्स में एग्जैक्टली दिखाती हूँ, क्योंकि मे बी मेरी ड्राइंग में थोड़ा सा इशू हो। द सेकेंड टाइप ऑफ इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इफ द न्यूक्लियोफाइल Z अटैक थ्रू द मिडल ऑफ वन ऑफ द triangular set of triangular faces of octahedron. As soon as Z starts approaching M, the outgoing ligand starts moving towards the middle of the another triangular face. तो ये आप ऑक्टाहेड्रल वेज मिलेगा। अभी यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, यहाँ से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आपके पास जब सेकेंड टाइप का इंटरमीडिएट होगा, आपके पास ये प्रॉपर ऑक्टाहेड्रन है। ऑक्टाहेड्रन में यहाँ पर ट्रायंगुलर फेसेस बन रही हैं। जब आपका एज से अटैक होता है तब आपको मिलती है, जैसे ये एज होती है, ये एज है, राइट। जब आप एज से अटैक करोगे जेड का, तब आपको पेंटागनल बायपिरामिडल मिलेगी। लेकिन जब आप किसी भी ट्रायंगुलर फेस से अटैक करोगे, यू रीच टू द ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट। तो ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट में आपको किसी भी एक्स को शिफ्ट नहीं करना, सिर्फ जिस न्यूक्लियोफाइल ने एंटर करना है और जिसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है, आप उनको क्या करोगे, थोड़ा सा डॉटेड शो कर दोगे। दैट इज़ बाकी के सारे एज सच ऑक्टाहेड्रल में रहेंगे, लेकिन यहाँ पर डॉटेड वाई, यहाँ पर डॉटेड एक्स। ये तब तक रहेंगे जब तक आपका जो एक्चुअल में आप सिस्टम से लीव करना चाहते थे वो लीव नहीं किया, और एज सच आपके पास फिर से क्या आ जाएगी, ऑक्टाहेड्रन स्ट्रक्चर आ जाएगी। नाउ वी हैव टू रिकॉल अगेन SN1 एंड SN2 बाय कंपेयरिंग देम। फर्स्टली SN1 और SN2 को कैसे कंपेयर करोगे, अभी हमने SN1 में क्या क्या सीखा और SN2 में भी। SN1 मैकेनिज्म में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या है, मेटल लिगेंड का ब्रेकिंग स्टेप है। यह from because the coordination number 6 is changes to 5, which is the coordinate number of intermediate MX5। तो हमने MX5 को अगर फोकस करें तो उसका इंटरमीडिएट का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। वेयर एज इन SN2 हमारे पास जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से क्या हुआ है, 7 हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म इज फाउंड टू बी द फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू MX5 बिकॉज दैट्स वाई इट इज़ यूनिमोलिकुलर, क्योंकि हमने देखा कि सिर्फ एक ही कंसनट्रेशन पर हमारा रेट डिपेंड कर रहा है। वाइल इन द सेकेंड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप फॉर SN2 रिएक्शन इट इज़ बायमोलिकुलर, बिकॉज यहाँ पर दोनों की कंसनट्रेशन मैटर करेगी, एस लिगेंड की भी और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की भी और हमारे मेटल कॉम्प्लेक्स की भी। वैसे हमारी अगर हमने इसको ओवरव्यू करना हो, तो समअप करना हो, तो हमारे पास SN1 रिएक्शन ऑक्टाहेड्रल के केस में ज़्यादा प्रेफरेबल है एज़ कम्पेयर टू SN2। क्यों? क्योंकि SN1 में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स हमारी स्टीरिक हिंड्रेंस रिड्यूस हो रही है। लेकिन SN2 में हमारा स्टीरिक नंबर क्या हो रहा है, स्टीरिक हिंड्रेंस क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से 7 हो रहा है। इसका मतलब SN1 हमारे लिए फेवरेबल पाथवे है रादर देन SN2। और सेकेंड वे क्या है, अगर आप चेक करना चाहो तो आप क्या करना, आप लिगेंड जो हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, आप उसकी कंसंट्रेशन को चेंज करो। अगर रेट लॉ को फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि रेट या ना स्लो होता है ना फास्ट होता है, दैट मीन्स आपका जो रिएक्शन है वो किस पाथवे को फॉलो कर रहा है, SN1 को। क्योंकि SN1 में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व ही नहीं है, दैट मीन्स हमारा रिएक्शन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा स्पीड को, चाहे आप कितना अगर आप इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस करो चाहे ना करो। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।